गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? सब अच्छे होंगे। सभी को मेरे तरफ से राम राम, राधे राधे। वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल द आरबी वॉरियर पे। तो आज जो करेंगे वो फरवरी का पार्ट 1 करेंगे। फरवरी 2025 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर फॉर एसबीआई क्लर्क मेंस पार्ट 1 करेंगे। देखिए, जो उधर पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 पार्ट्स करवाए हैं वो जनवरी 2025 का है। तो वो आप लोग देख सकते हो, अगर आपका मन करे तो देखना चाहिए। मुझे लगता है कि मेरा पर्पस है कि जहाँ से भी आप करंट अफेयर्स कर रहे हो, तो ये मेरा वीडियो सिर्फ पर्पस है कि आपके उस करंट अफेयर्स को जो आप पढ़ रहे हो उसको आपको रिवाइज हो जाए। देखो, कुछ बच्चे आते हैं, कमेंट कर जाते हैं कि कुछ भी बता रहे हो, ये करंट अफेयर में इन्हांसमेंट करो। देखो, मुझे पता है कि क्या मैं बता रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। मेरे तरफ से जितना भी हो सकता है, देखो मैं एज ए यूट्यूबर, छोटा मोटा यूट्यूबर हूँ, मेरे हिसाब से आपको जितने हेल्प होने की कोशिश हो सके मैं अपनी तरफ से करता हूँ। ठीक है, इसमें आप निगेटिविटी करो, क्रिटिसाइज करो, बट कोई बात नहीं, आपको 10 अप्रैल को पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग देखिए, आप लोग जितने लोग देखते हो उतने लोग एटलीस्ट लाइक तो करो यार। आप लोग कमेंट भी नहीं करते हो, बुरा इस चीज का लगता है। जो आप देख के भी नहीं करते हो, देख लेते हो वीडियो, छोड़ देते हो, लाइक करते नहीं हो, पता नहीं किस चीज की ईगो है आप में। उस ईगो को साइड रखो, लाइक करोगे, कमेंट करोगे तो मुझे अच्छा लगेगा कि हाँ यहाँ पे है लोग। ठीक है। चलिए फरवरी पार्ट 1 करते हैं, सुनिएगा। Tripura becomes first northeast state to sign MOU with वासनी फॉर मल्टीलिंगुअल गवर्नेंस। अब वासनी क्या है, फुल नेम इसका क्या है? डिजिटल इंडिया वासनी डिवीजन, डीवीडी। ये वासनी क्या है? ये लैंग्वेज प्रोवाइड करता है। जैसे कि पहले हिंदी इंग्लिश चलता था, बट इनका कहना है कि हम ना आपको हर एक लैंग्वेज में आपको हर एक चीज डेटा अवेलेबल करवाएंगे। कि यहाँ पे आप ना, जैसे कि जहाँ पे मान लो कि नॉर्थ ईस्ट की बात करें, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में एसमीज है, वहाँ पे एसमीज चलता है, तो वो एसमीज में आपको लिख के एसमीज को कन्वर्ट करके हिंदी में देगा या इंग्लिश में देगा। ठीक है, इस तरह का सीन है ये। और त्रिपुरा तो फर्स्ट स्टेट तो बना ही नॉर्थ ईस्ट का, बट अभी टोटल इंडिया में कितने स्टेट हो गए हैं इस तरह से काम करने में? तो त्रिपुरा बन गया है एथ स्टेट ऑफ कंट्री। ठीक है, मतलब एथ स्टेट ऑफ इंडिया। फुल नेम आपको पता है। और ये डिजिटल इंडिया भाषणी डिवीजन डीआईबीडी किसके अंतर्गत वर्क करती है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू इंक्रीज द यूजेज ऑफ रिच रीजनल लैंग्वेज ऑफ त्रिपुरा एंड टू फैसिलिटेट सिटीजन्स डिजिटल पार्टिसिपेशन बाय यूजिंग दिस लैंग्वेज इन गवर्नेंस। ठीक है, ये याद रखिएगा बस। अब ये एक रिपब्लिक डे हुआ था हमारे देश में, जनवरी में होता है, 26 जनवरी को। ठीक है, तो उसमें अवार्ड्स दिया जाता है कुछ दिनों के बाद। ठीक है, उसमें जो शोकेस होते हैं, टबलेक्स होते हैं, उसके बारे में ध्यान से सुनिएगा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। उत्तर प्रदेश बैक्स द बेस्ट, मतलब विन किया है द बेस्ट स्टेट डब्ल्यूज अवार्ड ऑफ रिपब्लिक डे परेड 2025 अनाउंस बाय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। शोकेस क्या किया था? मतलब वो जो शोकेस करते हैं परेड में, महाकुंभ एट प्रयागराज। ठीक है, अब इसमें कैटेगरी वाइज है, आप सुनिएगा। ये तो बेस्ट स्टेट का हो गया। अब सुनिएगा लिस्ट ऑफ विनर इन द ऑफिशियल कैटेगरी। ऑफिशियल कैटेगरी अब ऐसे लिख के देना, ऑफिशियल कैटेगरी में किसको मिला, अब यहाँ पे नाम होगा। बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट अमॉन्ग आर्म फोर्स। आर्म फोर्सेस में किसको मिला है? जम्मू एंड कश्मीर राइफल कंटिजेंट ऑफ इंडियन आर्मी। दूसरा, बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट अमॉन्ग CAPFS। CAPFS में किसको मिला है? दिल्ली पुलिस को। अब देखिए, जो स्टेट की बात कर रहे थे ना, जो फर्स्ट स्टेट था तो उसको उत्तर प्रदेश को मिला है, तो सेकंड कौन? त्रिपुरा को मिला है। किस लिए? आपको पता है उत्तर प्रदेश में महाकुंभ एट प्रयागराज, सेकंड पे त्रिपुरा। इसमें दिखाया गया था इटर्नल रिवरेंस द वर्शिप ऑफ 14 डाइटीज। खर्ची पूजा, ये त्रिपुरा में मनाया जाता है, खर्ची पूजा। थर्ड, आंध्र प्रदेश को इति को पक्का बोमालू, इको फ्रेंडली वुडन टॉयज। ठीक है, इति को पक्का बोमालू का मतलब होता है इको फ्रेंडली वुडन टॉयज, लकड़ी का टॉयज होता है उसके लिए। अब देखिए दूसरा कैटेगरी, टेबलीज इन सेंट्रल मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट, मतलब जो सेंट्रल मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट की तरफ से टेबलीज जो दिखाया गया था, किसको मिला? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स को, जनजातीय गौरव वर्ष के लिए। ठीक है, इसमें दिखाया गया था जनजातीय गौरव वर्ष। स्पेशल प्राइज में सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को मिला है। जयति जय महामम भारतम डांस ग्रुप को भी मिला है स्पेशल प्राइज। बट आप फोकस रखना है कि टेबलीज इन सेंट्रल मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट के लिए किसको मिला है? इसको मिला है बेस्ट स्टेट में 1 2 3 टॉप स्टेट्स हैं। और ऑफिशियल कैटेगरी में आपको ये याद रखना है, आप याद रख लीजिएगा। ठीक है,
ओके, आइए आगे चलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये इसके फुल फॉर्म भी आपको याद रखना पड़ा। अच्छा करंट अफेयर है। मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई कौन है? जीतन राम मांझी जी हैं, हमारे बिहार के हैं। और ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स ओएनडीसी, इसने क्या किया है? टू लॉन्च किया है एक टीम। ये टीम करके एक लॉन्च किया है। इसमें कितना पैसा खर्च करेगा? 277.35 करोड़ रुपए। ठीक है, कितने साल किसके लिए? इनिशिएटिव टू एम्पावर 5 लाख स्मॉल बिजनेसेस, जिसमें से 50% वोमेन होगा। ठीक है, सिंपल सा याद रखना है कि मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई प्लस ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स, ओएनडीसी का मतलब हुआ ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स। लाइक का फ्लिपकार्ट जो होता है ना, एक प्लेटफॉर्म होता है जहां पे सारे टाइप के प्लेटफॉर्म आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये टीम लॉन्च किया है जिसमें आपको 277.35 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। किस लिए? टू एम्पावर 5 लाख स्मॉल बिजनेसमैन, जिसमें से 50% वोमेन होगा। अब ये टीम का फुल फॉर्म याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ट्रेड है, ई का मतलब इनेबलमेंट है, एंड मार्केटिंग है। ए का मतलब एंड होता है, एम का मतलब मार्केटिंग है। कितने साल के लिए? 3 इयर्स के लिए। इट इज अ सब स्कीम ऑफ रैम्प। ये टीम जो है यह सब स्कीम है रैम्प का भी फुल फॉर्म आपको याद रखना पड़ेगा। रेजिंग एंड एक्सेलेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस। कब लॉन्च किया गया था ये रैम्प? लॉन्च बाय 2021, लॉन्च इन 2021। ठीक है, ये याद रखना। उसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट ये वाला बवाल चीज है। इंडिया ने एड्स किया है, मतलब जोड़ा है फॉर न्यू रामसार वेटलैंड साइट। मैंने जो लास्ट पार्ट करवाया था पार्ट 4, मैंने बोला था ना कि वहां पे जो डेटा है उसको नहीं पढ़ेंगे, हम आगे आपको बताएंगे। ठीक है, और इसमें जो 4 में से जो 2 है ना, फर्स्ट टाइम झारखंड से एक लिया गया और सिक्किम से एक लिया गया है। ठीक है, तो अब टोटल रामसार साइट कितना हो गया इंडिया में? 89 हो गया। पहले था 84 जो वहां पे डेटा लिखा हुआ था, अब होके बढ़ के हो गया 89। ये डाटा रखना है। किसने अनाउंस किया? अनाउंस बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज। और वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। अब नाम देखिए 4 का, देखिए जो इसमें से 4 में से 2 फ्रॉम तमिलनाडु है। उसका नाम देखिएगा, सकारा कोटई बर्ड सनेक्चुरी एंड थरथंगल बर्ड सनेक्चुरी। ये तमिलनाडु से है, 2 गो तमिलनाडु से है। 2 वेटलैंड कहाँ से है? तमिलनाडु से। एंड वन फ्रॉम सिक्किम से, झारखंड से है। ये दोनों फर्स्ट टाइम हुए थे, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सिक्किम से खेचो पोलोरी वेटलैंड है, और उधवा लेक है झारखंड से। ठीक है, और आपसे यह भी पूछा जाएगा कि ये सब चीज होने के बाद सबसे इंडिया में किस स्टेट में रामसार साइट ज्यादा है? हाईएस्ट रामसार इन इंडिया स्टेट में तमिलनाडु 20 है राइट नो। ठीक है, ये याद रखिए। अब आइए स्टैटिक फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं। माइंड रिफ्रेशिंग फैक्ट, टोटल वेटलैंड साइट इन इंडिया 89 है, जो आपने पढ़ चुका। लार्जेस्ट वेटलैंड इन इंडिया सुंदरबन वेस्ट बंगाल में है। फर्स्ट रामसार साइट ऑफ इंडिया चिल्का लेक ओडिशा। मोस्ट रामसार कंट्री उत्तर यूनाइटेड किंगडम 176, मैक्सिको 144, इंडिया थर्ड पे है 89 और फोर्थ पे है चाइना। ठीक है, ये याद रखिएगा। ओके, समझ गए? चलिए, अब देखो मैं बार बार कर रहा हूं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एग्जाम है, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का न्यूज आपको कवर करना पड़ेगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूसेस न्यू टर्म डिपॉजिट स्कीम फॉर सुपर सीनियर सिटीजन। अब सुपर सीनियर सिटीजन कौन होता है? 80 साल या उससे ज्यादा, 80 साल या उससे ज्यादा के लोग सुपर सीनियर सिटीजन होते हैं। ठीक है, नेम क्या है न्यू टर्म डिपॉजिट का? एसबीआई पेट्रॉन्स। ये पेट्रॉन्स आपको याद रखना है, पेट्रॉन्स। इंटरेस्ट कितना मिलेगा? फ्रॉम 4.10% से लेके 7.60%। ये भी याद रखना है। कितना डिपॉजिट कर सकते हैं? मिनिमम 1,000 रुपी, मैक्सिमम अप टू 3 करोड़ रुपी। टेन्योर कितना होता है? आप देखिए, फिक्स डिपॉजिट का टेन्योर होता है मतलब एफडी का जो टर्म डिपॉजिट होता है, ये याद रखिएगा। मतलब टर्म डिपॉजिट मतलब फिक्स डिपॉजिट और रेकरिंग डिपॉजिट, ये याद रखिएगा। एफडी का जो होता है मिनिमम 7 डेज होता है, मैक्सिमम 10 ईयर्स होता है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, अब पेनल्टी क्या है? आप मान लीजिए कि कोई सुपर सीनियर सिटीजन है, जमा कर दिया, बीच में मैच्योर होने से पहले निकाल रहा है पैसा, तो उस पर कुछ चार्ज लेगा ना बैंक। तो 0.5% फॉर प्रीमेच्योर विड्रॉल अप टू 5 लाख। अगर 5 लाख रुपए तक आप विड्रॉल कर लेते हो, मतलब जो आपने जमा किया 10 साल के लिए, अगर उससे पहले निकाल लेते हो, तो आपको 5 लाख पे 0.50% लगेगा। अगर आपने 5 लाख से ऊपर का प्रीमेच्योर विड्रॉल कर लिया तो 1% का पेनल्टी लगेगा। ठीक है, बट ये पूछता नहीं है, बट ये पूछ सकता है आपसे, ये ध्यान रखिएगा। अब आइए एक पेनल्टी के बारे में
जानते हैं एक क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। FIU फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट है, ये इंडिया में फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया बोलते हैं इसको, ठीक है। इसने क्या किया, इम्पोज किया, पेनल्टी लगाया 9.27 करोड़ रुपए पेनल्टी ऑन बायबीट फिनटेक इंडिया फिनटेक लिमिटेड, ठीक है। अब ये बायबीट फिनटेक लिमिटेड है, इस पे लगाया, बस आपको नाम याद रखना है क्योंकि बड़ा अमाउंट है, 9.27 करोड़ रुपए का लगाया है। अब ये FIU इंडिया क्या काम करता है, वर्क्स फॉर स्टॉपिंग मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेरर फाइनेंसिंग। ये इम्पोज जो लगाया किस इम्पोज फॉर किस पे, प्रिवेंशन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, ये एक्ट है, इसके तहत लगाया जाता है, ये भी रखिएगा। PMLA का फुल फॉर्म प्रिवेंशन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, ये पता है ना, KYC में पढ़ते हैं, नो योर कस्टमर में पढ़ते हैं, ये वही चीज है। ये FIU इंडिया किसके अंदर वर्क करती है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत, ये भी याद रखना है। अब आइए स्टैटिक फैक्ट्स के बारे में जानते हैं। स्टैब्लिश कब हुआ, 2004 में। डायरेक्टर कौन है, मतलब DG कौन है इसके, विवेक अग्रवाल जी हैं। और ये तो आ ही रहा है डिजिटल पेमेंट इंडेक्स, RBI का होता है ये, डिजिटल पेमेंट इंडेक्स होता है। तो डिजिटल पेमेंट क्या हुआ, राइजेज हुआ है, बढ़ा है 11.1% एट सितंबर इन 2024 बाय RBI। अब देखिए ये सितंबर इन 2024 का डेटा है, बट आता है ये फरवरी में, ठीक है, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। आपको मैं बताता हूँ क्या याद रखना है। RBI डिजिटल पेमेंट इंडेक्स फॉर सितंबर 2024 स्टैंड एट 465.33, ये आपको याद रखना पड़ेगा कि इस बार जो RBI का डिजिटल पेमेंट इंडेक्स आया वो सितंबर 2024 का कितना स्टैंड किया है, 465.33%, ये याद कर लीजिए, 33 465.33 एज अगेंस्ट 445.4 मार्च 2024, ठीक है, ये याद रखिएगा। अब आइए इसके बारे में जानते हैं, जहां से आपको क्वेश्चन पूछेगा अबाउट RBI डिजिटल पेमेंट इंडेक्स के बारे में। कब स्टार्टेड हुआ था, जनवरी 2021 में। बेस ईयर क्या रखा गया है, मार्च 2018 रखा गया है। इंटरवल क्या है, पब्लिश्ड ऑन अ सेमी एनुअल बेसिस, वही जो मैं बोल रहा था, सेमी एनुअल बेसिस फ्रॉम मार्च 2021 ऑनवर्ड विद अ लैग ऑफ 4 मंथ्स, 4 मंथ्स के लैग पे ये डेटा आता है। पैरामीटर्स क्या है, यही पूछा जाता है, 5 वेटेज है इसके। अब देखिए जो परसेंटेज है ना, ये याद करना पड़ेगा, यही क्वेश्चन RBI ग्रेड बी में भी पूछा गया था 2024 में। सबसे ज्यादा मतलब RBI डिजिटल पेमेंट इंडेक्स में किसका वेटेज ज्यादा होता है, तो इसमें देखिए पेमेंट परफॉर्मेंस होता है, यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, लोगों ने फंस गया था। पेमेंट इनेबलर्स होता है 25%, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डिमांड साइड फैक्टर होता है 10%, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर सप्लाई साइड फैक्टर होता है 15%, और पेमेंट परफॉर्मेंस होता है 45%, और कंज्यूमर सेंट्रिसिटी होता है 5। इस पैरामीटर 5 है और उनके सबके वेटेज आपको याद रखना पड़ेगा। ओके, मैंने डिजिटल पेमेंट इंडेक्स भी आपको बता दिया, ये पॉइंट भी याद बता दिया, और ये तो याद कर ही लेना, ठीक है। अब आइए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानते हैं, ये बढ़िया न्यूज है। WHO क्या किया है, डिक्लेयर्स किया है नाइजर एज द फर्स्ट कंट्री इन अफ्रीका, अफ्रीका में फर्स्ट कंट्री बना है नाइजर, जिसको डिक्लेयर किया है कौन, WHO। क्या डिक्लेयर किया, टू एलिमिनेट ऑन्कोसेरसियासिस, ये एक बीमारी है, इसको किस नाम से भी जाना जाता है, ऑल्सो दूसरा नाम है इसका रिवर ब्लाइंडनेस, ठीक है। ऑन्कोसेरसियासिस फर्स्ट कंट्री इन अफ्रीका बन गया है जिसने एलिमिनेट कर दिया है, नाइजर ने। और ये कौन बताया है, WHO ने सर्टिफिकेट दिया होगा कि आपने ये पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया है। नाइजर सक्सेस मार्क्स द सेकेंड टाइम द कंट्री हैज एलिमिनेटेड एज नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज, अब ये ट्रॉपिकल डिजीज है, नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज है, NTD, हैविंग सर्टिफाइड फ्री ऑफ ड्रैकोन्सिलियासिस, मतलब एक बीमारी और था, उसके बाद ये सेकेंड कंट्री बनी है जिसने पूरी तरह से ये बीमारी को खत्म कर लिया है, ठीक है। अब आइए कि ये नाइजर, इसके अलावा और कौन कौन से, ये तो फर्स्ट हो गया अफ्रीका में, तो पूरे वर्ल्ड में ये 5th कंट्री बना है, ठीक है, 5th कंट्री बना है नाइजर। उससे पहले कौन थे, कोलंबिया 2013 में, इक्वेडोर 2014 में, मैक्सिको 2015 में, और ग्वाटेमाला 2016 में। और नाइजर का कैपिटल क्या है, निमई, निमई, ठीक है। देखो अफ्रीकन कंट्री में ये फर्स्ट कंट्री बना है, बट अगर वर्ल्ड लेवल पे देखोगे तो 5th कंट्री बना है, ओके, ये भी समझना पड़ेगा। इससे पहले कौन थे, कोलंबिया, इक्वेडोर, मैक्सिको, ग्वाटा। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछेगा कि ये बीमारी का नाम लिख देगा और ये 4 से 5 ऑप्शन दे देगा, बोलेगा कि इनमें से या तो बता दो कौन कौन से किए हैं, या बोल देगा कि इसमें से कोई दूसरा नाम रख के बोलेगा कि इनमें से किसने ये बीमारी ऑन्कोसेरसियासिस एलिमिनेट नहीं किया है WHO के द्वारा। तो आपको पढ़ना पड़ेगा डिटेल में, ओके। अब आइए, ये न्यूज भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़िएगा।
इंडियन कोस्ट गार्ड डे 2025 1 फरवरी को मनाया था। इस बार इंडियन कोस्ट गार्ड का कौन सा राइजिंग डे था? 49 था। ठीक है ये ध्यान रखना का 49th राइजिंग डे ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड। ठीक है, इस तरफ का एसबीआई क्लर्क में सिंगल क्वेश्चन पूछा जाता है और हमको लगता है कि इस टाइप का क्वेश्चन नहीं बनेगा तो हम छोड़ के निकल जाते हैं, अब वो पूछ लेता है। ठीक है, अब आइए क्यों इंपॉर्टेंट है, ये वाला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनलैंड मैनग्रोव गुनेरी बिकम्स गुजरात फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट। BHS का मतलब होता है बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट। गुजरात का फर्स्ट बना है, गुजरात का फर्स्ट बना है और इंडिया में 48th बना है, ये भी याद रखिएगा। अब कहाँ पे है? इनलैंड मैनग्रोव गुनेरी लखपत तालुका कच्छ डिस्ट्रिक्ट में है। ये कितना हेक्टेयर में फैला हुआ है? 32.78 हेक्टेयर एरिया में। ये जो बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट है, ये सेक्शन 37 ऑफ द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 के तहत इसमें शामिल किया गया है। ये एक्ट और सेक्शन भी याद रखना पड़ेगा, क्वेश्चन का कोई और छोर नहीं है मेरे भाई, कहीं से भी पूछ सकता है आपसे। एज ऑफ दिसंबर 2024, मतलब आप छोड़ो ये दिसंबर तो गोली मारो, ये 47 BGS था इन इंडिया, मतलब बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट था, जो अब एक जुड़ने के बाद 48 हो गया। फर्स्ट कौन था? फर्स्ट भी पूछ सकता है स्टैटिक में। टेमेरिंड ग्रोव, ये कर्नाटका से था। फर्स्ट जो बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट था वो था टेमेरिंड ग्रोव कर्नाटका। अब गुजरात का ये फर्स्ट बना है, कहाँ था? और इंडिया का टोटल 48 हो गया। ठीक है, किस सेक्शन या एक्ट के तहत ये शामिल होता है बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट, ये भी मैंने बता दिया। ओके, गॉट इट। अब देखो बजट में आपने जो जो मिशन पढ़ा, अब उस पर पैसे की डिस्कशन हो रहा है, कितना कितना खर्च करना है। डीप ओशियन मिशन गेट्स 600 करोड़ अलोकेशन इन बजट 2025-26। ठीक है, ये बजट याद रखिएगा, डीप ओशियन मिशन के लिए इतना रखा गया है। डीप ओशियन मिशन किसके लिए है? समुद्रयान प्रोजेक्ट के लिए। इंडिया प्लान्स टू सेंड अ मैन्ड सबमर्सिबल। ठीक है, कौन डेवलप करेगा? ये चेन्नई बेस्ड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी डेवलप करेगा। अप टू डेप्थ 500 मीटर, पहले 500 मीटर के लिए जो समुद्र में उतरेंगे, 500 मीटर के लिए, फिर आगे अगर उतना पहुंच जाता है तो फिर ये 6000 मीटर के लिए करेंगे। अब देखो इसको कौन कौन सी, मतलब कौन कौन मिनिस्ट्री स्टेयरिंग करेंगे? स्टेयरिंग द मिशन इसको करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। ठीक है, और मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस को कितना पैसा दिया गया इसी प्रोजेक्ट के लिए, ये तो अलग चीज हो गया, बट मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस को कितना टोटल पैसा दिया गया? गोट एन एलोकेशन ऑफ अराउंड 3650 करोड़ इन दिस बजट। मतलब इसी की मिशन के लिए, समुद्रयान प्रोजेक्ट के लिए, जो डीप ओशन मिशन है, इसके लिए ही 3650 करोड़ सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के लिए दिया गया है। बट डीप ओशन मिशन के लिए दिया गया है बजट 600 करोड़ रुपए। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज मत कीजिएगा अपने आप को। ओके, तो चलिए ये भी कंप्लीट। अब देखिए ये भी एक न्यूज था जिसमें बजट में वहां पे पैसा की बात नहीं हुआ था। जब बजट हो रहा था उस टाइम में ये चीज के बारे में पैसा नहीं दिया गया था, मतलब रुपए नहीं दिया गया था। बट उसके बाद क्या होता, बजट जिस दिन होता उसके बाद ना सेशन होता, उस पर डिस्कस होता है कितना हम खर्च करेंगे, कहाँ करेंगे, तो ये बताया जाता था, वही चीज है। इंडिया लॉन्चेस 20,000 करोड़ न्यूक्लियर एनर्जी मिशन टू डेवलप ए स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर। आप पढ़े होंगे स्कीम्स कि ये भी लॉन्च किया गया था, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर। तो वहां पे कोई भी बजट का जिक्र नहीं था, बट अब बजट की जिक्र हो रहा है। और क्या है प्लान? एंड प्लान्स टू ऑपरेशनलाइज एटलीस्ट 5 इंडिजिनस स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर बाय 2033। ये भी याद रखिएगा 2033 तक हमें 5 इंडिजिनियस स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स बनाना है, चालू कर देना है, ऑपरेशनलाइज कर देना है। ठीक है, अब इंडिया का एम क्या है? अब ये टारगेट है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टारगेट है। इंडिया एम्स टू अचीव 100 गीगावाट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी कैपेसिटी बाय 2047। ये टारगेट है सरकार का। ठीक है, ये भी याद रखिएगा कि 100 गीगावाट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी कैपेसिटी कौन सी ईयर तक? 2047। ठीक है, अब स्मॉल मॉड्यूल रिएक्टर्स आर कंपैक्ट न्यूक्लियर रिएक्टर विथ कैपेबिलिटी लेस देन 300 मेगावाट। इसमें जो बनाएगा ये स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर का काम क्या है कि ये 300 मेगावाट से लेस करेगा। अब देखो इसमें पहले कौन कौन से देश पहले ऑलरेडी कर चुका है? यूएसए कर चुका है, रसिया कर चुका है, चाइना कर चुका है, साउथ कोरिया कर चुका है। 4 देश ऑलरेडी स्मॉल मॉड्यूल रिएक्टर चालू रखा है अपने देश में। ठीक है, ये याद रखिएगा। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ग्रैमी अवार्ड्स। ग्रैमी अवार्ड 2025 67th एडिशन था।
लॉस एंजलिस में यूएसए में हुआ। इवेंट होस्ट कौन किया? ट्रेवोर नॉह ने। ठीक है, आपको एडिशन याद रखना है। अब एल्बम ऑफ द ईयर किसको मिला है? बेयोंस को, कॉबॉय कार्टर के लिए। ठीक है, रिकॉर्ड ऑफ द ईयर केंड्रिक लेमार को, नॉट लाइक अस। सॉन्ग ऑफ द ईयर केंड्रिक लेमार के द्वारा ही, नॉट लाइक अस। ये 3 नाम ही याद रखना है। इस बार ग्रैमी अवार्ड में इंडियन की तरफ से इंडियन को नहीं मिला है, इसलिए आप भूल जाओ कि इंडियन को नहीं मिला है। पिछले ईयर मिला था, बट ग्रैमी अवार्ड में ये 3 इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा और है, बट मुझे लगता है कि ये 3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब ये बीसीसीआई का एनुअल अवार्ड होता है जिसका नाम है नमन अवार्ड सेरेमनी। ये याद रखना पड़ेगा। कहाँ पे हुआ था? मुंबई में। पॉली उमरीगर अवार्ड, पॉली उमरीगर अवार्ड, जिसको हम बोलते हैं बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेट ऑफ फॉर मेल, जसप्रीत बुमराह को मिला है। ये 3rd टाइम जसप्रीत बुमराह को मिला है। ठीक है, फर्स्ट टाइम 2018-19 में, सेकेंड टाइम 2021-22 में। अब फिफ्थ इंडियन हो गए हैं ये जसप्रीत बुमराह। उसके पहले कौन थे? राहुल द्रविड़ 2005 में, सचिन तेंदुलकर 2010 में, आर अश्विन, विराट कोहली को 2 बार 2017 और 18 में। मतलब ये 5th इंडियन बने हैं। ठीक है, जो इस साल का मिला है पॉली उमरीगर अवार्ड जसप्रीत बुमराह जी को मिला है, और ये 5th इंडियन बन गए हैं। ओके, सचिन तेंदुलकर को 31st रेसिपिएंट हो गए हैं सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट। आपको सिंपल क्वेश्चन पूछेगा, सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट किसको मिला है? तो सचिन तेंदुलकर जी को मिला है। ये कितने रेसिपिएंट थे? कितने नंबर के? 31st नंबर के, 31वां थे। ठीक है, ये रखिएगा। अब पॉली उमरगर अवार्ड फॉर मेल था, तो फीमेल के लिए भी होगा। पॉली उमरीगर अवार्ड फॉर फीमेल, स्मृति मंदाना जी 4th टाइम सबसे ज्यादा इन्हीं को मिला है। अब बेस्ट इंटरनेशनल डेब्यूट मेल में सरफराज खान, फीमेल में आशा शोभना जी। और बीसीसीआई स्पेशल अवार्ड, आपसे ऐसे पूछे कि बीसीसीआई स्पेशल अवार्ड किसको मिला है? रविंद्र अश्विन जी को, आर अश्विन को। ठीक है, ये याद रखना है। अब आइए एक रिपोर्ट इंडेक्स कर लेते हैं। टॉप 10 मोस्ट पावरफुल नेशन इन 2025 किसका लिस्ट है? फोर्ब्स का है। तो इसीलिए मैं बोलता हूं कि फोर्ब्स हो गया, क्यूएस हो गया, ये सब के ना रैंकिंग आपको याद करने पड़ेंगे। अब पैरामीटर्स क्या है? लीडरशिप है, इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस है, पॉलिटिकल पावर है, स्ट्रॉन्ग इंटरनेशनल अलायंस है, मिलिट्री स्ट्रेंथ है। 1 2 3 4 5 है, 5 पैरामीटर है, जिसमें उस पैरामीटर को मिला के यूएसए ने टॉप किया है, सेकंड चाइना है, थर्ड रसिया है, फोर्थ यूनाइटेड किंगडम है, फिफ्थ जर्मनी है। इंडिया का रैंक कितना है? 12th है। ठीक है, 7th फ्रांस है, 8th जापान है, 9th सऊदी अरबिया है, 10th इजराइल है, 11th यूएई है। ठीक है, आप क्या करना ना, इस रैंक में 6th को साउथ कोरिया है। आप नीचे से ये पढ़ लेना कि 12वां पे इंडिया है, 11th पे यूएई है, 10th पे इजराइल है, 9th पे सऊदी अरबिया है। अब देखो एग्जाम में ये लोग क्या कर रहे हैं ना, मुझे जहां तक लगता है रैंकिंग में क्या कर रहा है ना, ये फर्स्ट सेकंड नहीं पूछ रहा है। ये क्या कर रहा है ना, अब ये टॉप 10 में जो नीचे आता है ना, वो नीचे से पूछने लगा है। मैंने देखा है कि जैसे ग्लोबल हंगर इंडेक्स पूछ लेगा, वो सबसे नीचे वाला पूछ लेगा आपको, सबसे लास्ट कौन आया है या सेकंड लास्ट कौन आया है। ये गजब कर रहा है ये। ठीक है, अब आइए एक जीडीपी अपडेट पर लेते हैं। आप लोग को लगता है ना कि जीडीपी देखो ना, इंडियाज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ग्रो एट 6.5% इन फाइनेंशियल ईयर 2025-26। इस फाइनेंशियल ईयर की बात हो रही है किसके द्वारा? क्रिसिल, ये हमारे इंडिया का है, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। क्रिसिल ने बोला है कि इंडिया का जीडीपी ग्रो करेगा 6.5% के हिसाब से फाइनेंशियल 2025-26 के लिए। और 2024-25 में कितना था? 6.4%। फाइनेंशियल 2025-26 में 6.5% रहेगा। अब इन्फ्लेशन की बात कर लेते हैं। इन्फ्लेशन फॉर फाइनेंशियल 2025 4.4% रहेगा। फिजिकल डेफिसिट कितना रहेगा फाइनेंशियल 2025-26 के लिए? 4.4% ऑफ जीडीपी। और कितना रखा है इस बार बजट में भी टारगेट? 4.4% ही रखा है, याद रखिएगा। फिजिकल डेफिसिट कितना है इस बार का बजट के अनुसार? 4.4 ही रखा गया है। करंट अकाउंट डेफिसिट इन फाइनेंशियल 2025 1.3% ऑफ जीडीपी। करंट अकाउंट डेफिसिट का क्या होता है फॉर्मूला? इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट। तो ये क्रिसिल का जीडीपी डेटा है, आपको याद रखना पड़ेगा। और जीडीपी जितना भी मैं बता रहा हूं ना वीडियो के थ्रू, एक जगह कॉपी बना लीजिए, एक साइड पेज में वहां पे लिख लीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये 3 नाम याद कर लेना मेरे भाई, ये क्वेश्चन आएगा। बुर्किना फासो, माली और नाइजर ऑफिशियली लीव छोड़ दिया है। वेस्ट अफ्रीका का एक ग्रुप है, ब्लॉक है, इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट इकोवैस ब्लॉक। इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट इकोवैस ब्लॉक
जिसमें 15 मेंबर थे, जिसमें से 3 छोड़ चुका है, जिसका नाम है बुर्किना फासो, माली और नाइजर। ये ऑफिशियली छोड़ चुका है। अब इसमें रिमेनिंग 12 मेंबर्स ही बच गए हैं। दे फॉर्म द अलायंस ऑफ साहेल स्टेट्स। ये जब बना था, इसने ये तीनों ने मिलकर क्या किया है, अलग ग्रुप बना लिया है, जिसका नाम है अलायंस ऑफ साहेल स्टेट एंड स्ट्रेंथन टाई विथ रसिया, टर्की, ईरान। ये लोग मिलके ये ग्रुप बनाया है, जिसमें ये शामिल हो गया, अलायंस ऑफ साहेल स्टेट्स। ठीक है, अब वो इकोवैस के बारे में जानते हैं। स्टेब्लिश कब हुआ था? 1975। हेडक्वार्टर कहाँ है? अबुजा, नाइजीरिया में है। चेयरमैन कौन है? बोला अहमद टिन्बू। बोला अहमद टिन्बू। ठीक है, 9 मेंबर कितने हुए? 12। पहले 15 थे। माली छोड़ चुका है, नाइजर छोड़ चुका है और बुर्किना फासो छोड़ चुका है। आपको ये नाम याद रखना पड़ेगा मेरे दोस्त। ठीक है, अब आइए, ये भी एक टेनिस प्लेयर है, सिमोना हालेप जी है। इसने रिटायर ले लिया है 33rd एज में। ठीक है, सिमोना हालेप जी रोमानिया से बिलोंग करती, इनके कंट्री का नाम याद रखना पड़ेगा। सिमोना हालेप कहाँ से बिलोंग करती है? रोमानिया से। 2 टाइम ग्रैंड स्लैम है, तो ये 2 टाइम्स कौन है? विंबलडन 2019 में और फ्रेंच ओपन 2018 में जीती हुई है। और फर्स्ट रैंक इन 2017, और 2017 में इसका ना फर्स्ट रैंक था टेनिस में। बट अभी का रैंक देखोगे तो 870 रैंक है, और टोटल अपने करियर में 24 सिंगल टाइटल विन किए हैं। ग्रैंड स्लैम 2 ही जीते हुए हैं, विंबलडन और फ्रेंच ओपन। ये भी याद रखिएगा। रोमानिया से बिलोंग करती है, खत्म बात, उतना इस पर ध्यान नहीं देना है। अब देखो, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आता है, मैं इसमें बताऊंगी क्या। HDFC बैंक टू फंड ओवर 50 स्टार्टअप्स विथ 15 इंक्यूबेटर्स लॉन्च द 8th एडिशन ऑफ परिवर्तन। HDFC बैंक का ये अपना स्टार्टअप ग्रांट इनिशिएटिव है, जिसका नाम है परिवर्तन। ये कौन सा एडिशन है? 8th एडिशन है, ये भी याद रखिएगा, 8वां एडिशन है परिवर्तन स्टार्टअप ग्रांट इनिशिएटिव। इसमें टोटल कमिटमेंट कितना है कि अप टू 20 करोड़ रुपए खरीदेंगे, 20 रुपए खर्च करेंगे। ठीक है, और सिलेक्टेड स्टार्टअप्स विल रिसीव ग्रांट ऑफ अप टू 50 लाख रुपए, सबको मिलेगा। द प्रोग्राम विल फोकस ऑन 6 पैरामीटर्स पे फोकस रहेगा: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर सोशल गुड, क्लाइमेट इनोवेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन, एग्रीकल्चर एंड सस्टेनेबल रूरल इकोनॉमी, एजुकेशन एंड लाइवलीहुड इनहांसमेंट, जेंडर डाइवर्सिटी इंक्लूजन। ये नहीं पढ़ना है, बट आपको रखना है कि द प्रोग्राम विल फोकस ऑन 6 पैरामीटर्स। बट ये 8th एडिशन याद रखिएगा, परिवर्तन। ठीक है, HDFC का। ओके, गॉट इट। चलिए, एक मीटिंग भी कर लीजिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग 2025 याद करना है, क्योंकि ये 6th एंड लास्ट बाय मंथली मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ फाइनेंशियल 2024-25 था। आपको अप्रैल में अब आएगा फर्स्ट MPC मीटिंग होगा फॉर फाइनेंशियल 2025-26 के लिए, वो अप्रैल में होगा, जो कि वो SBI क्लर्क के लिए नहीं होगा। हाँ, SBI PO के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, बट ये अभी आपको पढ़ना पड़ेगा SBI क्लर्क मेंस के लिए। ठीक है, रिड्यूस द रेपो रेट बाय 25 बेसिस पॉइंट टू 6.25%। पहले था 6.50%, जहां पे 25 बेसिस पॉइंट कम किया गया है। फर्स्ट रिडक्शन सिंस मई 2020, पहली टाइम है कि मई 2020 से ये फर्स्ट टाइम है कि रेपो रेट में डिक्रीज हुआ है। ओके, तो रेपो रेट कितना है अभी? 6.25% घटा के रिवर्स रेपो रेट 3.5%, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी 6%, MSM मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी 6.50, बैंक रेट 6.50, कैश रिजर्व जो 4%, स्टेचुटरी लिक्विडिटी रेशियो 18%। और स्टांस क्या है इस बार का? जो ये इस बार 6th एंड लास्ट बाय मंथली पॉलिसी आया था, इसका स्टांस क्या है? न्यूट्रल। ये भी याद रखना पड़ेगा। सीधी सीधी सिंपल क्वेश्चन पूछ सकता है स्टेटमेंट में कि इस बार का जो RBI का मॉनेटरी पॉलिसी आया, उस क्या स्टांस था? न्यूट्रल। ठीक है, 25 बेसिस पॉइंट ऑल्सो रिड्यूस इन SDF, MSF, बैंक रेट में भी किया गया है। ठीक है, अब देखिए GDP ग्रोथ प्रोजेक्शन, जब मीटिंग होता है MPC, तो उसके बाद ये GDP प्रोजेक्शन करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए टोटल फाइनेंशियल ईयर कितना? 6.7%। अब देखिए क्वार्टरली बेस, Q1 फाइनेंशियल 2025-26 मतलब Q1 क्या हो गया? अप्रैल मई जून के लिए 6.7%, Q2 के लिए 7%, Q3 एंड 4 के लिए 6.5%। अब इसने इन्फ्लेशन प्रोजेक्शन भी किया है फॉर फाइनेंशियल 2025 के लिए, 26 के लिए, पूरे साल के लिए 4.2%। बट अब पूरे साल में Q1 के लिए भी देखिए कितना रखा है, 4.5%, Q2 के लिए 4%, Q3 के लिए 3.8%, Q4 के लिए 4.2%। आपको ये डेटा लिखना है और याद कर लेना है मेरे भाई। ठीक है,
चलिए खत्म ही है, कर लेते हैं। ये 2 न्यूज है बचा हुआ। इंडिया बिकम सेकेंड लार्जेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, हमने एक अचीवमेंट प्राप्त कर ली है कि इंडिया बिकम सेकेंड लार्जेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग। अ डिकेड एगो इन 2014 में हमारे पास इंडिया हैज ओनली 2 मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स था, बट राइट नो 300 मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है। 2014-15 में merely 26% of the mobile phones sold in India were locally made, but today 99.2% of all mobile phones sold in India is manufactured domestically। जो हम लोग खरीद रहे हैं या इंडिया में जो भी मोबाइल हम लोग यूज कर रहे हैं वो हमारे इंडिया में ही मैन्युफैक्चर्ड होते हैं। ठीक है, 99.2%। द इंडस्ट्री प्रोडक्शन वैल्यू हैज स्काईरॉकेटेड फ्रॉम 18,900 करोड़ इन फाइनेंशियल 2013-14 टू एन इम्प्रेसिव 4,22,000 करोड़ इन फाइनेंशियल 2023-24। क्या बात है, क्या बात है, तारीफ युक्त तो है मेरे भाई, मानना पड़ेगा। सुपर सुपर, ये डेटा है, डेटा वाला क्वेश्चन इग्नोर मत कीजिएगा। अब ये छोटा सा क्वेश्चन है बट ये भयानक भी हो सकता है। पनामा बिकम्स फर्स्ट लैटिन अमेरिकन नेशन टू एग्जिट फ्रॉम चाइनाज बेल्ट रोड इनिशिएटिव। चाइना का बेल्ट रोड इनिशिएटिव इसने एग्जिट कर दिया। आपसे पूछ सकता है कि कौन सा ऐसा फर्स्ट लैटिन अमेरिकन नेशन है जिसने चाइना का बेल्ट रोड इनिशिएटिव से एग्जिट कर लिया है, वो है पनामा। पनामा का प्रेसिडेंट कौन है? जॉस रॉल मुलेनो क्वेंटेर्टो, ये है। तो ये आज आपका फर्स्ट फरवरी पार्ट 1 मैंने आपको करवा दिया है। पार्ट 2 करेंगे, ये देखिए पार्ट 2 कल करेंगे। अगर इस पे आप 1000 व्यूज ले आओगे तो डेफिनेटली मैं पार्ट 2 करेंगे। प्लीज आप लोग वीडियो को देखो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, यार मारो लाइक करो, चैनल को मारो यार, लाइक करो, शेयर करो यार। देखो मेरा काम है आपको रिवाइज करवाना, मैंने आपको हर तरह से रिवाइज करवाना विथ अपडेट डेटा। ठीक है, अगर पसंद आए फिर भी देखो, ना पसंद आए फिर भी देखो, क्या दिक्कत है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, गुड लक।